हम्म। अच्छा। अच्छा, अभी तक जो हम चीजें कवर कर चुके हैं ना, पहले तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जी। हमने स्टार्ट किया था HTML से। जी। फिर हम गए CSS पे। फिर जी। हमने JS की, jQuery की, और साथ हमने बूटस्ट्रैप भी देखा। जी। फिर इसके बाद हमने सोचा कि अब इसका बैकएंड करते हैं, तो बैकएंड के लिए हमने PHP सीखी। जी। फिर PHP को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए हमने MySQL और PHP MyAdmin सीखा। जी। तो दैट्स मीन कि हमने बेसिक जो चीजें थी वो अभी तक पूरी कर ली हैं। जी। अब हम एक एक स्टेप आगे की तरफ जाएंगे। और हम बगैर ये कि हम वक्त जाया करें छोटी छोटी चीजों को बार बार, जिस तरह हम अभी चाहें तो एडमिन डैशबोर्ड भी अभी हमने बनाना है, जिसमें सिर्फ एडमिन जो है वो लॉगिन होगा और वहां से उसको टेबल नजर आएंगे, तमाम प्रोडक्ट्स के टेबल होंगे, वहां पे एक बटन होगा ऐड न्यू प्रोडक्ट, तो वो उस पर क्लिक करेगा तो न्यू प्रोडक्ट का फॉर्म ओपन हो जाए। ये सब कुछ आपको खुद बनाना अब तक आ जाना चाहिए। ठीक है। जी। उसके बाद ना ही हम कोई और तरह का टाइम वेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम मजीद किस्म के शशके लेके आए। वो सारी चीजें हम लेके तो आएंगे, लेकिन पहले हम अपनी ग्रिप को मजबूत करते हैं। अब आज हम जो क्या उसको कहते हैं शुरू करते हैं, वो करते हैं ऊप का कॉन्सेप्ट। ऊप, जी। इसको कहते हैं ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड लैंग्वेज। जी। अब ये ऊप या ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड लैंग्वेज है क्या, और ये क्यों इसको हम पढ़ेंगे, कहाँ पे हमारे काम आएगी? तो जो हम ऊप के बारे में अभी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जरूरी नहीं है कि वो सारे कॉन्सेप्ट हम अपने इस्तेमाल भी करें। जी। वो कॉन्सेप्ट आपको पता होने जरूरी हैं, ताकि जब आप फ्यूचर में बड़ी कोई वेबसाइट बनाने जाते हो, कुछ बड़ा डेवलप करने जाते हो, तो आपको पता रहे कि फंक्शंस क्या होते हैं, और उनको कॉल कैसे करवाया जाता है, उनका ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लासेस क्या होती हैं। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो आपको इन फ्यूचर बहुत ज्यादा काम आएंगी। तो वो उसको अब आपने सीखना है। जी। जो ये ऊप होता है ना, इसका एक पूरा कोर्स है जो हम समझ लो 5 महीने में, 4 महीने में पढ़ते हैं एक सेमेस्टर के अंदर। तो ये पूरा एक कोर्स होता है जिसकी बहुत मोटी कोई 1000 पेजेस की किताब होती है जो इसके हवाले से पढ़नी पड़ती है।
जी। लेकिन आपको वो इतना डीप लेके जाने की मुझे कोई जरूरत है नहीं, ना ही उसकी कोई हमें आगे इधर काम में जरूरत पड़नी है। आपको सिर्फ मैंने कोई बेसिक कॉन्सेप्ट देने हैं कि ऊप क्या है, फंक्शंस क्या हैं, तो आप अपना खुद का फंक्शन कैसे बना सकते हो, उसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हो, फंक्शन के फायदे क्या होते हैं, ये हम ऊप में पढ़ेंगे। जी। अब हम सारा काम पहले से कर रहे थे, तो ऊप का काम क्यों आया, ऊप किस लिए काम में आई, उसका सबसे बड़ा जो फायदा वो ये होता है कि ऊप के कॉन्सेप्ट के तहत हम फंक्शंस बना लेते हैं। और वो जो फंक्शंस हम बना लेते हैं तो हमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बार बार लिखनी नहीं पड़ती, बल्कि हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं और हमारा काम चल जाता है। जी। तो अब ये किस टाइप के फंक्शंस की मैं बात कर रहा हूं और आपको वो कहाँ पे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, एक मैं एग्जाम्पल लेता हूं सिंपल सी, कि आपने कोई डाटा एंटर इंसर्ट करवाना था डेटाबेस में। जी। अब सेम तरह की क्यूरीज है कोई दो तीन, तो वो आप बार बार लिखते जा रहे हो। जी। तो उसका हल ये भी निकाला जा सकता था कि आप एक ही दफा उस क्यूरी को लिख लेते और उसके अंदर आप पैरामीटर्स को पास करवाते जाते कि ये अब ये पैरामीटर पास होगा, अब ये पैरामीटर पास होगा, अब ये पैरामीटर पास होगा। तो वो चीज को आपकी उसने आसान बना दिया। जी। वो बार बार इंसर्ट की क्यूरी लिखने का मसला ही नहीं, सिर्फ एक ही फंक्शन बना हुआ है, उसको कॉल करवाते रहना। कॉल करवाने के लिए एक लाइन का कोड होता है, उस फंक्शन का नाम लिखना होता है बस, तो वो फंक्शन कॉल हो जाता है। जी। तो एक तो ये इसका फायदा है। उसके बाद इसका एक और फायदा ये है कि जब हम एजेक्स पढ़ेंगे, क्योंकि ऊप का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने के बाद मैंने आपको एजेक्स की तरफ लेके जाना है, जब हम एजेक्स पढ़ेंगे तो एजेक्स में बड़ा आसान हो जाता है कि आपने दूसरी तरफ फंक्शंस बनाए हों। आप एजेक्स पे कुछ भी कॉल करवाते हो, आगे आपका फंक्शन होता है और वो फंक्शन कॉल हो जाता है और आपका काम आसान हो जाता है। जी। और वो एक ही बार फंक्शन आपने बनाया है। अब आप चाहो तो एपीआईज के लिए, एपीआई से मुराद है, वो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा। एपीआई हम आगे जब फ्यूचर में पढ़ेंगे ना, वो ये काम करती है कि अगर कोई एंड्रॉयड डेवलपर है, मतलब मोबाइल ऐप डेवलपर है, या कोई आईफोन ऐप डेवलपर है जिसको आईओएस डेवलपर कहते हैं, वो कोई जी। जी। एप्लीकेशन बना रहा है, वो आपको कहता है कि मुझे एपीआई आपकी तरफ से चाहिए। डैशबोर्ड आपने मैनेज किया हुआ है, आपने वेब बेस्ड बनाया डैशबोर्ड सारा, ऐप पे वो डाटा शो करवाना है जो आपकी वेबसाइट पे डाटा है, तो उसके लिए आप एपीआई का इस्तेमाल करते हैं। आप उसको एपीआई भेजेंगे, एक एपीआई बना कर देंगे और उसका काम हो जाएगा। अब वहां पे अगर हमारे पास फंक्शंस बने होंगे तो हमारे लिए ज्यादा भी आसानी हो सकती है कि हम चाहें तो हम वो फंक्शंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। ठीक है, अलग से एपीआई के लिए सब कुछ लिखना नहीं पड़ता, उस एपीआई में फंक्शन कॉल कर दें तो हमारा जो है ना काम चल जाता है। जी। अच्छा, उसके बाद एक मिनट। अच्छा, हाँ, अब हम थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। ऊप के अंदर हमारे पास क्लासेस होती हैं, क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं और हमारे पास फंक्शंस होते हैं। अब ये जो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स है ना, ये बहुत पीएचपी में हाई लेवल जब आप काम करते हैं ना, ये तब लिखा जाता है। जी। सिंपली इस चीज को हम नहीं इतना ज्यादा रखते। जब कोई बहुत हाई क्लास, और अगर आपको कोई सैलरी दे रहा है 1.25 लाख 1.5 लाख की, तब पीएचपी आप क्लासेस के साथ लिखते हो, तब बड़ा जी। ध्यान में रख के। अगर कोई इतनी आपको नई झंझट में डाल रहा, क्लासेस का काम नहीं है, तो आप सिंपल फंक्शंस के साथ चल सकते हो। जी। ठीक है। अब हम जो चीज सीखने लगे हैं, ये काम आती है कोर पीएचपी। जी।
अच्छा, अब ये जो कोर पीएचपी है, इसमें ये फंक्शंस वगैरह क्लासेस वगैरह इस्तेमाल होती हैं। हमने मेन फोकस रखना है फंक्शंस के ऊपर। जी अब फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, क्या उसे कहते हैं, प्लस करवाने का दो नंबर्स को। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 4, एक नंबर है 5, या चलो 5, तो इसका इक्वल टू मेरे पास 9 आता है। नाइन आता है। जी अब लेकिन मैं चाहता हूं कि ये 4 और 5 तो मैंने खुद लिखे हैं, बल्कि ये यूजर लिखे, इनपुट दे। तो जब यूजर जी से इनपुट लेनी है तो हम उसके लिए वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा एक वेरिएबल होगा ए, एक वेरिएबल होगा मेरा बी, और यूजर, फॉर एग्जांपल उसने ए में यूजर ने दे दिया है 4, इसी तरह उसने जो है बी में उसने दे दिया है 5। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया सी का, और मैंने यहाँ पर उसको क्या किया कि उसका रिजल्ट काउंट कर दिया, मतलब ए, ए प्लस बी। तो मेरे पास जो इसका रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे एको हो जाएगा। जी अब ये काम मैंने तो कर लिया, लेकिन इस तरह से कैलकुलेशंस लंबी भी जा सकती हैं, या एक ही चीज मुझे बार बार काफी जगह पर रिपीट करानी पड़ सकती है, ये वाला प्लस करवाने वाला काम। तो मैं इसका एक फंक्शन बना सकता हूँ। अब फंक्शन जी बनाने का क्या तरीकेकार है, पीएचपी का टैग ओपन कर लिया हमने इस तरह से, और यहाँ पे हमने बना लिया फंक्शन। फंक्शन लिख लिया। सबसे पहले ये फंक्शन ऐसे लिख लेना है। अब आपने जी फंक्शन को एक नाम देना है, जो आप कुछ भी नाम दे सकते हो। जिस तरह मैं कहता हूं एडिशन, तो ये एडिशन का फंक्शन है। जी आगे आपने ब्रैकेट्स लगा ली। अब ब्रैकेट्स आपने लगा ली हैं। अब यहां पर करली ब्रैकेट शुरू करेंगे, करली ब्रैकेट बंद करेंगे। ये आपका एक तो सिंपल फंक्शन बन गया। अभी इसके अंदर कुछ कर नहीं रहे, हम खाली है। जी अब एक कॉन्सेप्ट आता है पैरामीटर्स का। जी अब पैरामीटर्स क्या है? पैरामीटर्स ये है कि जब भी आपने फंक्शन कॉल करवाना है, तो अगर आप कुछ यूजर से इनपुट दे रहे हैं, या कुछ भी आप इनपुट फंक्शन कॉल करवाते वक्त देना चाह रहे हैं, तो आपको पैरामीटर पास करवाने पड़ते हैं। जी मैं वो आपको मजीद आसान लफ्जों में समझाऊंगा जब हम इसको यहाँ पे करते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अब फंक्शन तो मेरा ये है, इसको कॉल करवाने के लिए कुछ भी नहीं करना होता, सिंपली एडिशन, बस इतना मैं लिखूंगा, मेरा फंक्शन कॉल हो जाएगा। जी इस फंक्शन के अंदर कुछ भी होगा वो कॉल हो जाएगा। ठीक हो गया? इतनी बात जी ही समझ आई? लग गया। अच्छा, अब मैंने करवाना है ए प्लस बी। तो यहां पर मैं डायरेक्ट सी करता हूं, सी इज इक्वल टू, मैं कहता हूं ए प्लस बी। अच्छा चलो अभी इतनी बात कर। अब ये सी तो मेरा चलो रिजल्ट हो गया, वो होगा जो इसका जमा करके इसके अंदर आ जाएगा। जी लेकिन ये ए का वेरिएबल और बी का वेरिएबल हमारा कहां से आएगा? जी जी, क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं? क्या कह रहे थे, ए और ए और बी का वेरिएबल कहां से आएगा? एडिशन? एडिशन से मतलब किधर से आ रहे हैं ये वेरिएबल्स, ये वाले वेरिएबल्स? ये फंक्शंस? आप मुझे लगा सोए पड़े हो। नहीं नहीं, स्वयं में। चाय पिया करो जरा, 2-2 कप पिया करो चाय। बहुत काम करना होता है, लेक्चर में थोड़ा सा फोकस रखो। ये चीज मैं बड़ी मुश्किल आपको बता रहा हूँ, ये मुझे भी खास कोई आती नहीं है, इसलिए जरा इस पर ध्यान से काम करो। अच्छा, ये देखो,
हमने ये ए का वेरिएबल और ये बी का वेरिएबल हमने ये जी। यूजर से लेने हैं, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं हम। अच्छा अच्छा, ठीक हाँ है, ये हमने यूजर से लेने और रिजल्ट उसको खुद दे, ठीक है। हाँ, अब यूजर से हमने लेने हैं, तो डेट्स मीन के हमने ये जो एडिशन का फंक्शन बनाया है, इसमें हम कहेंगे कि इसमें हम पैरामीटर पास करवाएंगे। अब जिस तरह हमने शुरू में डेटाबेस कनेक्शन बनाया था, तो यहाँ पे हमने कुछ पैरामीटर पास करवाए थे, जिस तरह डेटाबेस का लोकल होस्ट, उसका नाम, यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस का नाम, ये हमने पास करवाए थे। करवाए थे जी। अब ये पैरामीटर्स हमने उसी नंबरिंग में पास करवाने होते हैं जिस नंबर में पीछे से फंक्शन से आ रहे हैं। अब इस फंक्शन हमारा ये है, जिस तरह इसका फंक्शन कनेक्शन माई एसक्यूएल का फंक्शन, ये क्लास है, ये फंक्शन जो था ये कहीं और बना हुआ है पहले से, ये पहले से ठीक फंक्शन है। बना हुआ है, उसके अंदर ये पैरामीटर पहले से पास हो रहे हैं, जो वेरिएबल्स की शक्ल में पास हो रहे हैं, और हम उन वेरिएबल्स में ये डाटा पास करवा रहे हैं। तो हमने वो जी वेरिएबल्स की तरह इधर भी वेरिएबल्स रखनी है। अब हमारा एक ए का वेरिएबल इधर आएगा, कोमा, और हमारा बी का वेरिएबल इधर आएगा। ये जी। हमारे पैरामीटर्स आ गए। अब पैरामीटर्स में हमने अपना डाटा पास करवाना है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा 5 और 4। तो जो मेरा 5 होगा वो ए की वैल्यू बन जाएगी, जो 4 होगा वो बी की वैल्यू बन जाएगी। जी। ठीक है, इतनी बात की समझ आई? ठीक हो गया, लग गया मुझे। हाँ, तो ये इस तरह से हमने इसको पैरामीटर पास कर लेते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको फंक्शन में लाते हैं, अपने कोड में करके देखते हैं। तो एक न्यू फाइल बना लेते हैं, फंक्शन डॉट पीएचपी। अब मैंने इसमें वैल्यूज पास करवा दी, इसने सम भी कर लिया, लेकिन इसको मैंने एको या रिटर्न वगैरह नहीं करवाया कुछ भी। नहीं करवाया जी। तो अब इसका रिजल्ट भी हमें चाहिए, मतलब कि आउटपुट आए। तो अगर हम रिटर्न सी करवाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। अभी हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आई, लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है कि रिटर्न जब हम करवाएंगे, हमारे फंक्शन को वो वैल्यू असाइन हो जाएगी, और जब हम कभी कोई अरेज वाला आगे जब फ्यूचर में जाके अरेज वाले काम करेंगे, तब ये रिटर्न हमारे बड़े काम आने वाला है। जी। हम यहाँ से सिंपली इसको कोशिश करते हैं एको करवाने की, तो देखते हैं कि ये चलता है या नहीं। हाँ, चल गया, इसने चल 9 गया। प्रिंट करवा दिया यहाँ पर। जी। तो अच्छा, अगर मैं यहाँ पर पास 4 की जगह 5 करवा देता, तो अब टोटल सम ये हो जाना 10 था आ मेरे गया। पास 10। ये साथ है। जी। जो मैं उसमें पास करवाता जा रहा हूँ, इधर मैंने एको करवा दिया है, वो फंक्शन मेरा बनता जा रहा है। ये 12 क्लास में भी नहीं इसके बने हुए। होंगे, बिल्कुल होंगे, आपकी 12 क्लास में भी होंगे, इसके होने जी। चाहिए बल्कि। तो इस तरह से आप जितनी बार चाहो इस फंक्शन को जहां जहां चाहो कॉल करवा सकते हो बआसानी। इसमें कुछ भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होती कि बंदे को बार बार। ये तो हमने एक कह लो कि, अच्छा, ये तो आप कह लो कि हमने छोटा सा एक फंक्शन लिखा है, सिर्फ छोटा सा। जी। लेकिन फंक्शन तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं हमें। कभी कुछ ऐसा मेथड लगाना पड़ता है कि ये काम हो तो डेटाबेस में कुछ एंट्री कर देना, या ये काम होता तो ये कर देना, वो काम होता तो वो कर देना। तो ये हमारे फंक्शंस इस्तेमाल ऐसे होते हैं। जी। इस फंक्शन की समझ आई है आपको? जी, इसका लग गया। ठीक है, इसी तरह बाकी फंक्शंस आपके बनेंगे जब आप बड़े फंक्शंस बनाओगे। इसके अंदर करना कुछ नहीं होता, आपने अपना पीएचपी का काम करना होता है, जो आप सिंपली करते आ रहे हो। बस फायदा ये होता है कि आपने एक उसको नाम दे दिया फंक्शन का। अब आपको वो पूरा कोड दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, ये बस
ये एक लाइन लिखोगे तो वो चल जाएगा। ठीक हो। ठीक है। अच्छा, अब हम एक जो है फंक्शंस हमने बनाना सीख लिया है। अब हम आज का अगला जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं, जिसका नाम है एजेक्स। अब जी एजेक्स है क्या? आज हम उसकी कोडिंग को नहीं पढ़ने वाले। आप बेफिक्र रहे, आज ज्यादा लोड नहीं डालूंगा आप पे। आज हम एजेक्स की कोडिंग को नहीं देखेंगे। एजेक्स की कोडिंग शायद हम कल या फिर मंडे से शुरू करेंगे। अभी उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको मुझे देने पड़ेंगे ठीक। पहले। एजेक्स है क्या? एजेक्स जो है वो बेसिकली ए ये जो हमने एजेक्स, पीछे काम किया ये बस उतना ही, मतलब कि जो कल किया था हाँ वो उतना ही अभी होगा के एक लिए दफा। ये उतना ही है। इसमें आप अगर खुद थोड़ा सीखना चाहते हो तो आप अपना एक एडमिन डैशबोर्ड भी बनाओ। ठीक है। एडमिन जी डैशबोर्ड क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, बस आपने कोई अच्छा सा लेआउट बना लेना है, जहां पे आपने दो तीन पेज शो करवा देने हैं कि ऑल प्रोडक्ट्स का पेज हो, ऑल कैटेगरीज का पेज हो। उसको एडमिन क्लिक करे तो वहां पे सिलेक्ट क्यूरी लगा देनी है, सारे ऑल प्रोडक्ट्स आ जाएं। कैटेगरीज पे जाए तो सारी ऑल कैटेगरीज आ जाएं, ऑल कस्टमर्स आ जाएं। तो ये तो सारा कुछ आपने सीख लिया है। ठीक है। जी, मैं कोशिश करूँ तो जी। हाँ, ये बल्कि आपने करना है, ये तो बल्कि मैंने आपको टास्क दे दिया है कि ये आपने मंडे तक करने हैं, ये डैशबोर्ड तैयार करना है जी मंडे तक करना आप। है, इंशाल्लाह करो। हाँ, तो ये मंडे तक आप इसका अगर ये कर लोगे ना डैशबोर्ड, तो फिर मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि अब आपको कुछ भी चीज बंदा पीएचपी से रिलेटेड देता है तो आप सिलेक्ट क्यूरी, अपडेट क्यूरी, इंसर्ट क्यूरी ये करके तो वो बना सकते हो। ठीक है। जी तो ठीक क्योंकि हो। अब ये नहीं होगा कि मैं आपको हर चीज बना के दिखाऊंगा, आपको खुद कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, इस फील्ड में ये बहुत जरूरी है। ठीक हो। अच्छा, अब हमने करना है, हम पढ़ने लगे हैं जी एजेक्स। अब एजेक्स है क्या? एजेक्स एक जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जी और जेक्यूरी के साथ काफी ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। यूज्ड जेक्यूरी। और ये क्लाइंट साइड होती है, क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। मैं जी क्लाइंट साइड और सर्वर साइड का भी अभी आपको बताता हूँ, बल्कि पहले वो ही देख लें। हमारे पास टू साइड्स होती है। पहली होती है क्लाइंट साइड, दूसरी होती है सर्वर साइड। हमारे पास क्लाइंट साइड में HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, JS, jQuery, जेसन, इस टाइप की चीजें सारी क्लाइंट साइड पे आ रही होती हैं। जी। और सर्वर साइड पे हमारे पास PHP, PHP जी। MySQL, और उसके बाद क्या उसको कहते हैं, APIs, और इस तरह से कुछ रिलेटेड कुछ और चीजें होती हैं जो आगे मैं अभी आपको बताऊंगा इन फ्यूचर। तो वो सर्वर साइड होती हैं। अब जो सर्वर साइड लैंग्वेजेस होती हैं ना, वो आप उसको यहां से देख नहीं सकते हो। अगर मैं इसके व्यू पेज सोर्स पे जाता हूं तो मुझे यहां पर वो फंक्शन लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। जो जी ये हमने जो फंक्शन लिखा था ना इसका पूरा, यहाँ जी पे मुझे सिर्फ ये 10 और 7 लिखा आ रहा है, मुझे वो फंक्शन लिखा ही नहीं मिल रहा। जो कि ठीक हो। ये मैंने फंक्शन का कोड लिखा था, क्योंकि ये PHP के अंदर है। जी और जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में अगर फंक्शन बनाते हैं ना, उसमें भी फंक्शन बनते हैं, वो भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको बताऊंगा। तो अगर उसमें हम फंक्शन बनाया होता तो वो हमें यहाँ पर लिखा हुआ भी दिखाई दे देता। जी ठीक है। तो ये फर्क होता है। अब हमारे सर्वर कौन से होते हैं? सर्वर जो लोकली हम काम कर रहे हैं, तो जैम्प हमारा सर्वर है। ठीक है। ठीक हो। ये जो हमारा जैम्प होता है ना, ये हमारा सर्वर है। सर्वर होता है जी। तो अगर हम इसको लाइव करते, आज आपको मैं डोमेन और होस्टिंग का कॉन्सेप्ट भी देना चाह रहा हूं, तो वो भी मैं आपको इसके बाद देता हूं। अगर हम इसको लाइव करते तो हम किसी
और होस्टिंग लाइव किसी परचेज करके किसी और सर्वर पे डालते कि कोई भी हमारी वो वेबसाइट देख सके, तो वो भी एक सर्वर होता। ठीक है। जी। अब क्या होता है कि जैम्प का तो ज्यादा मसला नहीं है, क्योंकि जैम्प चल रहा है आपके कंप्यूटर के ऊपर। लेकिन चल जब रहा आप है जी। लाइव करते हो ना, तो जिस तरह हमने एक बात की थी, आपको याद होगा कि मैंने जब शुरू शुरू में आपको बताया था कि जब लाहौर बोर्ड का, साहिवाल बोर्ड का रिजल्ट आता है, मैट्रिक का, एफएससी का, तो वो सर्वर जाम हो जाते हैं, वो सर्वर जैम हो एक जाते हैं। दफा से ही सर्चे मारने लगते बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा काम खराब हो जाता है। तो हैं। जी। इसलिए हम सर्वर पे ज्यादा लोड नहीं डालते, जी। क्योंकि सर्वर ऑलरेडी बहुत कम चीजों पे, कम रिसोर्सेज पे चल रहा होता है। बहुत कम रैम होती है उसके पास, बहुत कम हार्ड होती है उसके पास, तो वो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बेहतर ये होता है कि अब जिस तरह हमारा एक लैपटॉप है, उसके अंदर 500 GB, 1000 GB हार्ड होती है, 250 GB SSD होती है, उसके बाद 8 GB, 4 GB रैम होती है। तो इतना सब कुछ हमारे लैपटॉप के अंदर मौजूद होता है, तो क्यों ना हम वो क्लाइंट साइड पे वो लोड डाल दें सर्वर साइड की बजाय। जी। ठीक है। तो क्लाइंट साइड के ऊपर उस लोड को डालना वो हमारे फायदे में रहता है। हमें वेबसाइट स्लो नहीं मिलती, हमारा काम फटाफट होता रहता है। लेकिन ये कि बड़ा स्मूथली चलता है, सर्वर को कोई लोड नहीं पड़ता, सर्वर आपको महंगा नहीं लेना पड़ता, आराम से जो सर्वर लोगे काम चलता रहता है आपका। ठीक हो। तो जो हमारी क्लाइंट साइड और सर्वर साइड आपको समझ आ गई है। अब जो जी। हमारी एजेक्स की लैंग्वेज है ना, ये है तो कह लो कि क्लाइंट साइड लैंग्वेज, लेकिन यूज्ड टू कम्युनिकेट विद सर्वर साइड। जी। अब होता क्या है, होता ये है कि हमारा जो एजेक्स होता है ना, जब हमने कोई चीज इंसर्ट करवानी है, हमने कोई चीज गेट करवानी है, हमने कोई चीज अपडेट करवानी है, जब ये चीजें हमने करवानी होती हैं, तो अभी तो हम क्या करते हैं कि हम अपने फॉर्म के ऊपर एक्शन देते हैं उसको, यहाँ पे पोस्ट। या। connection.php, जी। तो वो कनेक्शन की फाइल पे चला जाता है, ऐसा ही होता है ना। जी। तो वो डायरेक्ट हम सर्वर को कह रहे हैं कि ये करो काम हमारा। लेकिन अगर हमने एजेक्स लगाई होगी, तो वो रहेगा तो जावास्क्रिप्ट में ही रहेगा, उसी पेज पर, उसको कनेक्शन की फाइल पे जाने की जरूरत नहीं है। नहीं पड़ेगी, वो वो वहीं से वहीं कर देगा। रहेगा। वो जो हमारा एजेक्स होगा, उसके अंदर हम उसको बता देंगे कि मेरा ये फलां फंक्शन या फलां फाइल मेरी कनेक्शन की फाइल में पड़ी हुई है, तो ये वहां से आपने काम करना है। वो जी। एजेक्स खुद ही वो जाएगा, वो काम करके वो रिस्पॉन्स वापस ले आएगा, आपका काम हो जाएगा, और आप उसी पेज पे ही रहोगे। जी। ठीक हो। आपका पेज तब्दील नहीं होगा। तो हम इसलिए इसको कह देते हैं कि नो पेज रिलोड नीडेड। जी। आपको तब तक कोई पेज रिलोड नीडेड नहीं है जब तक आप ये ना चाहो कि मेरा लेटेस्ट डाटा शो हो। लेटर। ठीक है। जी। तो ये है जी एजेक्स आपका बेसिकली। और इसकी जो सिंपल सा इसका एक छोटा सा फंक्शन आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास होगा ठहरे। हम्म, अच्छा, ये फंक्शन आपको नजर आ रहा होगा भाई। जी। हाँ। ये लॉग आउट करवाने का फंक्शन है। ठीक है। तो जी। ये लॉग आउट कराने का फंक्शन है, और इस फंक्शन के अंदर ये एजेक्स लगी हुई है। जी लिखा हुआ। ठीक है। आप चाहते तो ये फंक्शन के बगैर भी कर सकते थे, लेकिन वो चीजें बहुत सारी करनी पड़ती हैं उसके लिए आपको सेट करना पड़ता कि
क्या मैं करूं तब ये एजेक्स लोड हो। जिस तरह आपको याद होगा, हमने शुरू में टॉगल जेक्वेरी, हमने एक ये टॉगल वाली चीज पढ़ी थी, जी। जिसमें मैं क्लिक करता हूं तो वो हाइड हो जाता है, वो शो हो हाँ जाता जी। है ना। तो दैट्स मीन कि मैं उसको बता रहा हूं कि ये जो बटन आ रहा है, ये वाला बटन, इसको क्लिक करूं तो टॉगल हो, अगर वो दिख रहा है तो हाइड हो जाए, नहीं दिख रहा तो शो हो जाए। ठीक है। जी। तो वो जो एक चीज होती है ना, हमें इस एजेक्स को शुरू करवाने के लिए, मतलब कह लो कि सलफ देने के लिए, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, एजेक्स को कॉल करवाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अब जी। हम चाहें तो किसी बटन पे क्लिक कर दें। अब जैसे ये लॉग आउट का फंक्शन है, ठीक है, मैंने एक बटन बना लिया, बटन हमें HTML में बनाना आता है, मैंने जी वो बटन आता बना है। लिया। उसके ऊपर हमारे पास, ये मैंने आपको शुरू में चीजें बताई हुई हैं, एक चीज होती है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का ये इवेंट होता है, ये जावास्क्रिप्ट या जेक्यूडी के किसी फंक्शन को आपने बनाया हो तो उसको कॉल करवाने में काम आता है। ऑन क्लिक का ये सिंपल सा एट्रीब्यूट होता है। फॉर एग्जांपल, मेरा ये बटन है, क्लास में इसको कह देता हूँ जी BTN प्राइमरी, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ लॉग आउट, और मैं यहाँ पे बटन बंद कर देता हूँ। इसको मैं टाइप दे देता हूँ बटन। अब इसके अंदर मैं ऑन क्लिक, ये एक एट्रीब्यूट ऐसे पास करवा सकता हूं, ठीक है, जी। कि जब इस बटन पर कोई क्लिक करे तो क्या हो। तो ये हो, जिस तरह इसका फंक्शन का नाम है लॉग आउट यूजर। जी। अच्छा, ये जो फंक्शन बना हो ना, ये वाला फंक्शन, ये PHP का फंक्शन नहीं है, ये याद रखना। जी। एजेक्स का। ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। एजेक्स तो ये है जावा। ना, ये जी। अंदर ये इतनी एजेक्स है सिर्फ, जी। ये फंक्शन है। जावास्क्रिप्ट में भी वैसे ही बनता है फंक्शन, PHP में भी वैसे ही बनता है फंक्शन। जी। ठीक हो गया। अच्छा, ठीक। अब मैं यहां पर, ये मैंने फंक्शन का नाम ऐसे लिख देना है, कॉल करवाने का तरीकेकार भी सेम है। ठीक हो गया। जी। डिफरेंट नहीं है, ठीक हो। सेम चीज है। मैंने अब मैंने इसको कहा कि ऑन क्लिक, जब मैं इस बटन पर क्लिक करूं तो लॉग आउट यूजर का फंक्शन कॉल करवा दो। वो लॉग आउट हो जाएगा। तो वो, हाँ जी, वो जो भी इस फंक्शन में हमने उसको कहा होगा, जिस तरह मैंने इसको कहा है कि सर्वर डॉट PHP, जिस तरह हम कनेक्शन डॉट PHP इस्तेमाल करते रहे हैं, यहाँ पे हम जी। जब आगे जाके करेंगे तो हम उसका नाम रखते हैं सर्वर डॉट PHP। जी। और उसके बाद यहाँ पर हमने उसको बताना होता है वो मेथड, जो जैसे हम फॉर्म में मेथड बताते हैं ना, पोस्ट है या गेट है, जी। वो जी। सब जी। कुछ हम उसको यहाँ पे। यहाँ पे बता रहे होते हैं कि टाइप भाई ये पोस्ट ठीक। है। उसके बाद हम जी। उसको डाटा भी भेज सकते हैं यहाँ से, जो जो हमने डाटा भेजना है। तो यहाँ से हम CMD भेज रहे हैं, ये मैं आपको चीज बाद में बताऊंगा अगली क्लास में कि ये क्या है। तो यहाँ पे मैंने इसको लॉग आउट की CMD भेजी। अब ये जो CMD है ना, ये दर हकीकत स्विच स्टेटमेंट है। स्विच आपने पढ़े हुए हैं, इफ और स्विच की तरह जो स्विच होते हैं, जी। जी पढ़े हुए थे। हाँ स्विचेस जो होते स्विच। हैं। हाँ स्विच स्टेटमेंट तो ऐसे ही जी ठीक। बिल्कुल, इसके अंदर हमारे पास केसेस होते हैं। स्विच के अंदर केसेस होते हैं, जिस तरह हम इफ के अंदर हमारे पास होता है ना, इफ ये इज इक्वल टू ये, तो ये हो जाए कुछ भी, हम इफ जी। करते हैं। इसी तरह हमारे पास स्विच के अंदर केस होता है कि अगर मेरा ये केस, तो ये चला दो। तो इस तरह से जो भी केस होगा उसके अंदर आने वाली चीज चल जाएगी। ठीक है। जी। तो ये सिंपल, अभी इसको मैं आपको इन फ्यूचर भी दोबारा भी बताऊंगा जब कोर PHP हम शुरू करेंगे सही तरह से। तो ये इस तरह से इसका स्विचेस का केस बनता है। तो मैंने यहाँ पर CMD मतलब एक वेरिएबल का नाम रख लिया, उसके अंदर मैंने कहा जी लॉग आउट। अब फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा केस था लॉग आउट का, वहां से लॉग आउट आया, यहां से मैंने सेशन
अनसेट कर दिया। ये तो फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है ना सेशन अनसेट का। जी पढ़ा। तो वो मैंने इसके अंदर कॉल करवा दिया, और ये जो केस लगा हुआ है ये पीएचपी के अंदर लगा हुआ है। ये जो केस जी लगा हुआ है ये सर्वर डॉट पीएचपी की फाइल है, ये वाली फाइल। इसके अंदर ये केस लगा हुआ है, केस लॉगआउट का आए तो सेक्शन अनसेट कर दो। और यहां पर मैं जावास्क्रिप्ट से इसको भेज रहा हूं लॉगआउट, और ये यहां पर पीएचपी के अंदर आ रही है। जी इतनी बात की तो आपको समझ आ गई होगी कि एजेक्स क्या कर रहा है। ठीक हो। ठीक हो गया। इससे छोटा एजेक्स की कोई एग्जांपल नहीं हो सकती थी कि हम एक लॉगआउट का सिस्टम देख लेते हैं। खैर, आपको बेसिक ओवरव्यू मैंने इसका लॉगआउट का, सॉरी, एजेक्स का दे दिया है। एजेक्स। आपको पता जी चल गया है कि एजेक्स क्या होती है, कहाँ पे काम आती है। हम जब इसको प्रैक्टिकली, उम्मीद है मंडे को प्रैक्टिकली हम इसको स्टार्ट करेंगे, तो तब आपको मजीद इसके बारे में पता चलता जाएगा हम किस तरह फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। हम प्रॉपर कोर पीएचपी डेवलपमेंट करेंगे, और कोर पीएचपी डेवलपर की अच्छी खासी सैलरी स्टार्ट होती है, 40-50,000 आराम से मिल जाती है। ठीक है, अगर आपको कोर पीएचपी डेवलपमेंट अच्छी आती है तो जी कोर पीएचपी डेवलपमेंट हम करेंगे। हम सिंपल पीएचपी से थोड़ा सा हट के काम करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया। अब हमने एक आखिरी बात जो मैंने आपसे करनी है, कुछ एक कॉन्सेप्ट है डोमेन और होस्ट। और होस्टिंग। अब ये होता क्या है, डोमेन आपका जो आपकी वेबसाइट का नाम होता है। ठीक है, जी अब नाम से मुराद, जिस तरह गूगल का नाम है google.com। ठीक है, जी इसी तरह हमारे पास yahoo.com, इसी तरह msn.com, इसी तरह twitter.com, इसी तरह facebook.com, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन होती हैं तो वो ज्यादातर डॉट कॉम नहीं रखती, वो अपना नाम रख लेती हैं। माय कुछ भी, मतलब उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, आगे रखते हैं .org। ठीक है, जी या फिर लोग रख लेते हैं माय साइट, कुछ भी नाम रख लिया, और आगे रख लेते हैं .net। ये जो जी आखिर में आ रहे हैं .com, .org, .net, या फिर जिस तरह हमारे होते हैं इल्म की दुनिया, या फिर 22 साहिवाल, तो ये एक होती है। तो वो करते हैं जी .edu.pk, या इस तरह से वो मुख्तलिफ किस्म की AIOU, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट .pk, .com.pk, या ये भी हो सकता है .com.pk। तो इस तरह से मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट हमारे पास मुख्तलिफ डोमेन्स नेम होते हैं। ठीक है, जी तो ये जो हमारे पास आखिर में .com आ रहा है, या .org आ रहा है, .net आ रहा है, .com.pk आ रहा है, ये दर हकीकत वो डोमेन है। ठीक हो गया। जी तो इसको हमें खरीदना पड़ता है, और ये आजकल तो जाहिर बात है काफी टेक्नोलॉजी हाई हो गई है, तो हर कोई अपना बिजनेस ऑनलाइन कर रहा है, तो आसानी से नाम नहीं मिलते। अगर आप चाहो कि मैं Zubair.com ले लूं, तो ये आपको नहीं मिलेगा, ये किसी ने पहले ही ले लिया होगा। ठीक है, जी तो इसलिए फिर नाम आपको और सोचने पड़ते हैं, और डोमेन नेम बहुत अहम किरदार अदा करते हैं आपकी वेबसाइट की पहचान बनने में। जिस तरह फेसबुक वालों ने अपना एक नाम रखा हुआ है, तो वो ब्रांड बन गया है। तो उस चीज को जी ब्रांड बनाने के लिए एक अच्छा और छोटा मुख्तसर नाम ऐसा हो कि हर किसी की जुबान में बड़े आसानी से आए, और बहुत जल्दी मशहूर हो सकता हो, यूनिक भी हो। ठीक हो। इसी तरह हमारे पास जो होस्टिंग होती है, इस डोमेन तो हमारा वेबसाइट का नाम हो गया, लेकिन जो हमारी पूरी वेबसाइट है, जो वेबसाइट अभी हमारी इधर पड़ी हुई है, लोकल होस्ट पे पड़ी हुई है, htdocs के फोल्डर के अंदर, ये जो हमारी वेबसाइट की फाइलें पड़ी हुई हैं, ये जहां पे जाएंगी वो होती है होस्टिंग। ठीक है, जी हमारी वेबसाइट एक होस्टिंग सर्वर पे चलती है, तो फिर हम किसी को भी कह सकते हैं कि मेरा फलां डोमेन चलाओ, तो तुम्हें मेरी वेबसाइट दिख जाएगी। ठीक है, फिर चाहे वो बंदा पाकिस्तान से बाहर ही क्यों ना बैठा हो, वो आराम से आपकी वेबसाइट को देख सकता है। ठीक हो गया। तो फ्रंट एंड। क्या कह रहे हो?
फ्रंट एंड देख हाँ, सकता है। फ्रंट एंड जो आपने डेवलप जी। किया होगा उसका फ्रंट एंड कैसा दिख रहा होगा, वो आपका वो दूसरा बंदा वो देख सकता है, अच्छा भाई बड़ा खूबसूरत काम किया है। अगर आपने कोई डैशबोर्ड बनाया होगा, आप उसको लॉगिन दोगे, लॉगिन करके देखो भाई कैसा बनाया है, वो लॉगिन करके चलाएगा, इस्तेमाल करेगा। तो इस तरह से क्लाइंट्स को इम्प्रेस भी किया जाता है अपना काम दिखाकर। जी ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद जो होस्टिंग होती है ये भी पैसों की आती है। पाकिस्तानी होस्टिंग जो होती है, पाकिस्तान में जो कंपनी है, वो 5,000, 10,000, 15,000 इसमें मिल जाती हैं। लेकिन ज्यादा अच्छी नहीं होती हैं, डाउन हो जाती हैं अक्सर। जो इस वक्त सबसे अच्छी कंपनी चल रही है वो है hostinger.com। वो ये कंपनी है। तो यहाँ पर ये इस वक्त इंटरनेशनल लेवल की सबसे अच्छी होस्टिंग है। ठीक है। जी। तो यहाँ पे इनके जो प्राइसेस हैं वो $1.39 पर मंथ इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन पर मंथ ये चार्ज नहीं करते ऐसे, ये चार्ज करते हैं ईयरली। और ये जो इन्होंने पैकेज बना के लिखा हुआ है, इतने कम पैसे ये डिस्काउंट दे रहे हैं, साइबर मंडे का ये डिस्काउंट सिर्फ चलता है अगर आपने 48 माह के लिए इकट्ठी पोस्टिंग लो, तो वो तकरीबन कोई 98-94 डॉलर बनती है। और वो जो इतने डॉलर बनती है वो पाकिस्तानी कीमत के मुताबिक 30,000 35,000 तक बन जाते हैं। ठीक है। तो ये हाँ हाँ। ये हमने खरीदनी होती है। हाँ, ये जब देखो, अगर तो आप अपने लिए काम कर रहे हो तो आपको खुद खरीदनी पड़ती है होस्टिंग। जी अगर आप क्लाइंट के लिए कर रहे हो तो क्लाइंट आपको होस्टिंग प्रोवाइड करेगा। वो अपनी ठीक। होस्टिंग का सी पैनल डिटेल देगा, वो सी पैनल भी आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं इंशाल्लाह। वो आपको पूरी डिटेल देगा कि भैया ये मेरा सी पैनल है, इधर मेरी वेबसाइट लाइव कर दो। ठीक हो गया। जी तो वो हमने उसकी वेबसाइट लाइव कर देनी होती है। और कभी कभार कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं जो बेचारे बिल्कुल ही मेरे वर्गे बोंगे से होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता कि होस्टिंग क्या है, डोमेन क्या है। बस उनको ये पता होता है कि भैया हमें एक वेबसाइट बना दो। ठीक है। जी तो हमने फिर उनको कहना होता है कि भैया अच्छा ठीक है, उनको हमने एक पूरा पैकेज बना के देना होता है। और ऐसे लोगों को जो पाकिस्तानी होते हैं इनको हम इंटरनेशनल होस्टिंग नहीं लेकर देते, क्योंकि इतना ये अफोर्ड नहीं करते लोग। हम इनको पाकिस्तानी होस्टिंग जिनमें ज्यादातर होस्टर पीके, एक ये वेबसाइट है hosterpk.com। और इसके अलावा एक है, ये क्या उसका नाम है, host.com.pk, ये एक वेबसाइट है, ये वाली। तो इस तरह की कुछ वेबसाइट्स मौजूद हैं पाकिस्तानी जो 4,000, 3,000, 5,000 में होस्टिंग दे देते हैं। तो आप मतलब कि ये डाटा ऑनलाइन रखते हैं। हाँ, ये डाटा ऑनलाइन लाइव सर्वर पे चलते हैं। तो फिर क्या होता है कि आप आसानी से क्या करते हो, उसको एक पूरा पैकेज बना देते हो कि आप सोचते हो कि यार 4,000 की होस्टिंग पड़ जाएगी, डोमेन इसमें फ्री मिल जाएगा, होस्टिंग में डोमेन अक्सर फ्री मिल जाते हैं। तो उसके बाद आपने देखना है कि यार मेरी मेहनत है वो 10,000 की मेहनत लग जाएगी। तो 2-3 हज़ार आप ऊपर बता देते हो। तो आप कहते हो कि 1,000 चलो मैं ऊपर बता देता हूँ। तो आप उसको टोटल जो है ऐसे 15,000 बताते हो, वो बारगेनिंग करता है। तो आप तकरीबन 13,000 तक आपकी डील डन हो जाती है। तो जिसमें आपने 3 से 4 हज़ार की उसको होस्टिंग देनी होती है। ठीक हो गया। जी तो ये स्टार्टिंग रेट्स होते हैं। तो आप बाद में, वो तो जाहिर बात है, जितनी बड़ी वेबसाइट बनेगी उतना ज्यादा आप उसका चार्ज करोगे। और होस्टिंग की डिपेंड करती है उसकी स्टोरेज। ठीक है। अब आप एक लैपटॉप ले आते हो, जितना लैपटॉप पे पैसा लगाओगे, आप 2 लाख का लैपटॉप ले आओ, 3 लाख का ले आओ, जाहिर बात है जितना पैसा लगाओगे उसमें उतनी चीजें अच्छी होंगी, उतनी बड़ी जी स्टोरेज होगी, हार्ड उतनी बड़ी लगी होगी, रैम उतनी बड़ी लगी होगी, उसमें ग्राफिक कार्ड उतना बड़ा लगा होगा। उसी तरह होस्टिंग का हिसाब किताब है कि आपको अगर सस्ती लेते हो तो इसमें सिर्फ 1 GB डिस्क स्पेस मिलती है, कि सिर्फ 1 GB तक डाटा रखवा सकते हो आप। इससे ज्यादा डाटा हुआ तो वेबसाइट आपकी चलेगी नहीं। ठीक है। 5 GB लेते हो तो उसमें उतना अनलिमिटेड जो है, ये अनलिमिटेड होता नहीं है, इसकी भी लिमिट होती है कुछ 100 GB, 100-150 GB। तो ये चीजें होती हैं। ठीक है। जी। तो इस तरह से ये होस्टिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं, और ये होती है शेयर्ड होस्टिंग। ये एक चीज आप याद ये रखना। हाँ। एड्स वगैरह कैसे होते हैं ये।
शेयर्ड होस्टिंग क्या कह रहे हो? एड्स वगैरह, एड्स? इनका क्या सीन होता एड्स? है जी? एड्स कौन से? ये जो हम कोई भी चीज चलाते सामने ऐड आ जाती है, ऐसी चीजें। अच्छा देखो, वो एड्स वगैरह होते हैं, गूगल एडसेंस के भी होते हैं। तो या फिर किसी ने आपकी कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी चल गई है, तो वो आपको पैसे देकर कहते हैं कि जी हमारी एड इश्तहार लगा दो। तो ये भी एक हल होता है। तो इस तरह की काफी चीजें हैं। गूगल एडसेंस के बारे में मैं इंशाल्लाह आपको आगे जाके, अभी तो हमारे बड़े टाइम लगना है इस पे, जब हम एक ब्लॉगिंग साइट तैयार करने की कोशिश करेंगे तब हम एडसेंस के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे। जी। ठीक है। तो और कोई सवाल आपका? और ठीक हो गया, इंशाल्लाह सुबह करूँगा काम, चलो ठीक। डैशबोर्ड वगैरह। हाँ, डैशबोर्ड पे भी आपने शुरू करना है काम। और डैशबोर्ड पे प्रॉपरली आपने जो है आपका एक पेज होना चाहिए कुछ इस तरह का। ठहरे मैं आपको बता देता हूँ कि एक पेज होगा इस तरह का, ब्लैंक पेज होगा। यहाँ पे आपका पहला बटन होगा जिसके अंदर आपने लिखा होगा जी ऑल प्रोडक्ट। ये डिजाइन जो है वो थोड़ा बेहतर करके आप बनाना, यहाँ पे तो मैं वैसे ही बना रहा हूँ। चलो, इसी तरह आपका एक और बटन होगा यहाँ पर, उसके अंदर आपका आ जाएगा जी ऑल कैटेगरीज। इसी तरह आपका एक और बटन होगा, तो उसके अंदर आप बना देना चलो ये, हाँ चलो ठीक है, इसके अंदर आप बना देना ऑल यूजर्स। तो किसी पे भी वो क्लिक करे तो उसका टेबल ओपन हो जाए, और टेबल ओपन जो होगा वो उसका डाटा टेबल होगा। ठीक हो गया? जी। चलो, तो इस तरह से इसको करना, बाकी साथ साथ मुझसे पूछते रहना। ठीक है? ठीक हो। चलो ओके, फिर अल्लाह हाफिज। हसन भाई, जी जी। वो फीस का आपको बताना था, वो इंशाल्लाह कल या परसों आपको मैं कर दूंगा काम। नहीं, आपकी फीस तो 20 को आनी है। ठीक हो गई, इस वाले महीने की 20 को? हाँ, क्योंकि मैंने एडवांस नहीं रखी हुई फीस। आपकी फीस महीने के एंड पे ही आया करेगी। तो ये पिछले महीने की भी मैंने उस तरह हिसाब लगाया कि हर 20 तारीख को जो है ना आप मुझे फीस दे दिया करना, ताकि वो एडवांस नहीं रहेगी बल्कि महीने के एंड पे दे दिया करना। ठीक है, मैंने सोचा आपको जरूरत ही ना ना, इसलिए नहीं फिर। नहीं, कोई मसला नहीं है, बेफिक्र रहें, आप 20 तारीख को दे ठीक। दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ओके। ओके ओके, अल्लाह हाफिज।